मित्रों, पिछले 2 दिनों के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबारों के अंदर कुल 5-6 जीव जंतुओं के बारे में समाचार आ गए, तो यूपीएससी के लिए पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर 2024 का भी पेपर देखें, 100 में से 7 सवाल ये जीव जंतुओं के बारे में थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अलग विषय के रूप में ट्रीट करना है ना। एनवायरमेंट विषय है, उसके अंदर ये तो एक चैप्टर जैसा हुआ, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना। तो अलग से इंसाइक्लोपीडिया बनना नहीं है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आते रहते, उसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रेट नहीं हो जाएगा अगर आप ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे। अपना अप्रोच क्या होना चाहिए? पहला, रूटीन बुक्स के नाम पे क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी किताब, उसमें से 3 सवाल तो सॉल्व हो सकते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, खत्म, बाकी भगवान मालिक है और इसमें आप जाना मत। खैर, जो समाचार में आए उतने 5 तो देख लेते हैं। सांपों से शुरुआत करते हैं। द हिंदू ने कल अखबार में ये लिखा कि भारत दुनिया की स्नेक बाइट कैपिटल है, क्योंकि भारत में हर साल 58,000 लोग तो सांप के काटने से, सर्पदंश से मर जाते हैं। हमें कुछ फैक्ट्स रखने हैं। भारत में 300 से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, उसमें 60 से ज़्यादा जहरीले हैं। इसके अंदर 4 ऐसे जहरीले हैं जिनकी दवाई आसानी से मिल जाती है। इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर। ये भी रटना है, वीडियो पॉज करके रट लेना। अब ये 4 की दवाई तो मिल जाती है। तो बाकी जो 60 में से 56 है, उनकी दवाइयों की तंगी है, जैसे किंग कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा वगैरह, लंबी लिस्ट है। अब इसके कारण 50,000 से ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं? इसका ये भी एक कारण है, इनकी दवाइयों की तंगी रहती है। वीडियो पॉज़ करके आप एक एमसीक्यू सिंपल ट्राई करो। भाई अभी तो पढ़ाया था, तो उस हिसाब से एलिमिनेट करिए। देखिए, अभी एग्ज़ाम को जितना टाइम कम बचा है, तो जो हाथ में लिया उसको ख़त्म ही कर देना। फिर ये नहीं अच्छा दोबारा फिर से कभी देख लूँगा, नहीं भाई, पकड़ा ख़त्म करो। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न, ये सांपों के ज़हर की दवा कैसे बनती है? उसमें घोड़े का, हॉर्स का काफ़ी महत्व है। वो सबसे पहले ये करेंगे, सांप का ज़हर निकालेंगे, फिर उसका स्मॉल स्मॉल डोज़ घोड़े को देंगे। तो घोड़े के शरीर में उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी और धीरे-धीरे घोड़ा ज़हर से इम्यून हो जाएगा। फिर उसके शरीर से वो सब चीज़ निकाल के उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो एंटी वेनम बनाने में घोड़े का काफ़ी महत्व है। और उसी तरह ये जो बाकी वैक्सीन बनाने हैं, उसमें भी घोड़े का महत्व होता है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो ये कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, असल में ये लोग, ये जो पूना वाला ग्रुप है, ये पहले रेस के घोड़े का सब उनका काम था। लेकिन उनको लगा रेस के घोड़े से भी ज़्यादा पैसा तो ये सब वैक्सीन वाले धंधे में है, तो धीरे-धीरे वो ये बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ आए थे। तमिलनाडु में इरूला ट्राइब के लोगों का भी ये वैक्सीन बनाने में काफ़ी महत्व है, क्योंकि फार्मा कंपनियों को जो ज़हर चाहिए होता है घोड़ों को देने के लिए, वो ये लोग सप्लाई करते हैं। तो एंटी वेनम दवाई बनाने के लिए एक तो एनिमल से बना सकते हैं, घोड़े से बना सकते हैं। लेकिन उसमें मर्यादा क्या आ जाएगी, कितने घोड़े हैं, उनको भी धीरे-धीरे आप डोज़ बढ़ाएँगे, कब जाके उसका एंटीबॉडी बनेगा। तो आजकल ज़रूरत होती है कि हम सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से लैब में बना दें। इसमें 2 टेक्नोलॉजी का महत्व है, वो भी रट लेना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना घोड़े के ही सीधा केमिकल आप बना सकते हैं। ज़हर के प्रकार भी द हिंदू ने दिए थे। ये सांपों के ज़हर के 3 प्रमुख प्रकार है। पहला है हीमोटॉक्सिन, वो ऐसा कि वो ज़हर आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा, जम जाएगा रुधिर, तो आप मर जाएँगे। दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिन, तो स्वाभाविक है वो आपके चेता तंत्र को, नर्व को अफ़ेक्ट करेगा और फिर आपका पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार जाए आपको। तीसरा होता है साइटोटॉक्सिन, वो ऐसा कि अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको वो पिघला देगा, जैसे कि एसिड पिघला देगा, ऐसा वो खतरनाक होता है। तो सांपों के ज़हर के 3 बड़े प्रकार हैं। अब आपको ये भी प्रश्न हो, क्या इसके अलावा चौथा भी प्रकार होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, अखबार में जितना पढ़ा, उसमें से मंथली मैगज़ीन में जितना है, उतना ही हमको रटना है। अलग से अब मैं चैट जीपीटी को पूछने बैठूँ, क्या इसके अलावा चौथा भी टाइप है? तो इस तरह से तो 4 महीने में एफ़िशिएंटली आप कोई भी सब्जेक्ट का कुछ खत्म नहीं कर पाएँगे। तो प्रैक्टिकल बनो, जितना दिया है भगवान मालिक है, इतना याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इधर से भी एक सिंपल एमसीक्यू आप ट्राई करो। भाई अभी तो पढ़ा पिछली स्लाइड में, अगर आपका इतना भी अटेंशन स्पान नहीं है, तो आप गलत परीक्षा में आए हैं। चलिए, तो प्रीलिम्स के लिए तो हमने फैक्ट रट लिए। अब मेंस में जाते हैं। इसी आर्टिकल में आगे बात है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग भारत में मर रहे हैं। मेंस पेपर 1, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज़। तो क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके चलते गार्बेज बढ़ता है, गार्बेज में चूहे आते हैं, तो जंगल से सांप भी खींचे आते हैं, जंगल की तरफ लोगों का भी एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, बहुत सारी तकलीफ है। मेंस पेपर 2 और 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट,
तो ये जो स्नेक वेनम की दवाइयाँ हैं, उसको बहुत ठंडे तापमान में फ्रिज में बर्फ़ में रखनी पड़ती है। थोड़ा भी टाइम अगर बाहर आप रखेंगे तो क्या उसका जो पोटेंसी है, उसका जो ज़ोर होता है वो कम हो जाता है। इसी कारण से बहुत सारे ये जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उधर क्योंकि बिजली की तकलीफ होती है तो फ्रिज समझो 2 घंटे बंद रहेगा, फिर चालू होगा। तो उनके पास बोलेंगे कि हाँ, स्नेक वेनम का दवाई तो है, पर उसका सारी भले एक्सपायरी खत्म ना हुआ, पर पोटेंसी चला गया होता है, तो किसी को तो कुछ होगा नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, एक आईएएस ऑफिसर का क्या रोल है? भाई ये भी रोल है कि आप सारी चीज़ों को ठीक से लागू करवाएँ ताकि लोगों की जान बच सके। मीन्स पेपर फॉर एथिक्स और उसमें रोल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन, अंधश्रद्धा यानी सुपरस्टिशन की भी बड़ी समस्या है। कई बार सांप काट लेता है गाँव में किसी को, तो ये झाड़-फूँक वाले उसे उसके पास ले जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, जंगल विस्तार तक सब ज्ञान पहुँचाने की ज़रूरत है। मैनी थिंग्स आर देयर और उसमें एक आईएएस का क्या महत्व है आप सोचना। खैर प्रीलिम्स और मेंस की बात की है तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके साथ है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो जाता है और अगर आप ये 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी करें तो उसमें भी हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 11,999। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो सांपों को देख लिया, अभी एक प्लांट स्पीसीज को देखते हैं, वाटर हाइसिंथ। देखिए कुछ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर ही डाले हैं, लेकिन और आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देना है तो फ्री में अवेलेबल है। 2 घंटे की यूआईपीएमटी इस 26 जनवरी सुबह 11 बजे होगी, 2 घंटे की टेस्ट होगी। तो वाटर हाइसिंथ ये असल में साउथ अमेरिका की कोई प्रजाति है और फिर जो टूरिस्ट आए होंगे या कुछ प्रवासी आए होंगे तो वो केन्या में, भारत में बहुत जगह लेके गए। तो इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीसीज। इससे केन्या के मछुआरे परेशान हैं, इसलिए द हिंदू में आर्टिकल आया था। देखिए ये जो वाटर हाइसिन नाम का प्लांट है तो क्या पूरे पानी के ऊपर ये फैल जाता है, तो सनलाइट पानी के नीचे जा नहीं पाएगी, तो जो भी प्लैंकटन है और बाकी पूरी फूड चेन को वो असर करता है। फिर ये जो वाटर हाइसिन प्लांट मर जाएगा तो उसका जो डेड मैटर है वो डीके यानी उसका विघटन होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, तो सड़ेगा तब भी ऑक्सीजन खाएगा, तो जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको भी वो खा जाएगा। तो जो मछलियाँ हैं, बाकी जीव-जंतु हैं वो मर जाएँगे और वहाँ पर डेड ज़ोन बन जाते हैं। कुछ मतलब कोई जीव-जंतु मच्छी कुछ बचा नहीं। केन्या का एक लेक नयवासा उसमें भी तो तकलीफ है ही और फिर ये जो लेक विक्टोरिया है जो ये युगांडा, केन्या, टांज़ानिया वगैरह से घिरा है, उधर भी वाटर हाइसिंथ की बड़ी तकलीफ है। पहले इधर जो मछुआरे और टूरिस्ट गाइड्स और होटल इंडस्ट्री वाले करीब $300 मिलियन का साल का उनका कमाई था, अभी गिर के 150 के आसपास आ गया है। इस वाटर हाइसिंथ का फिर तो इलाज क्या है? इलाज के अंदर कुछ ऐसे इधर दूसरे केमिकल्स डाले जाए ताकि ये पूरा खत्म हो जाए, पिघल जाए। ये ऐसा प्लांट है कि जिसमें पॉल्यूटेंट और ये जो यूरिया और बाकी फर्टिलाइज़र पानी में मिलते हैं, उसके चलते भी ग्रो होता है, तो वो सब हमें पॉल्यूशन के सामने लड़ना होगा। इसको यहाँ से मतलब निकाल-निकाल के उसको और प्रोसेसिंग किया जाए, उसमें से बायोडीज़ल और कुछ और चीज़ बनाई जाए, ऐसा सदुपयोग भी हो सकता है। सो मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब ये वाटर हाइसिंथ के ऊपर भी ये एमसीक्यू ट्राई करो। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी एक एमसीक्यू ट्राई करो। चलिए, तो ये वाटर प्लांट के बारे में भी देख लिया। अभी कुछ नदी और समुद्र में रहने वाले जानवर देखते हैं। हार्डी स्पीशीज़, हार्डी मतलब जो सख़्त है, थोड़ी बहुत तकलीफ में मर नहीं जाएगा, जैसे ऊँट होगा, कॉकरोच होगा। फिर ये टार्डीग्रेड या वाटर बियर, वो असल में छोटा एकदम छोटा जीव है, वो भी ऐसी चीज़ है। मेढक भी कुछ ऐसे होते हैं। मगर भी एक कुछ ऐसा हार्डी स्पीशीज़ है, मतलब ज़्यादा उसको डिस्टर्बेंस आए तो परेशान नहीं होगा। तो गुजरात उसमें बरोडा, बरोडा में एक विश्वामित्री नदी है। वहाँ पर रिवर को जो भी थोड़ा उसके आसपास डेवलपमेंट का काम होने वाला है, तो क्या मगरों को वहाँ से रिलोकेट किया जाए वरना बेचारे परेशान हो जाएँगे, मर जाएँगे। तो अखबार में लिखा था नहीं, इट इज़ अ हार्डी स्पीसीज़, उसको कुछ होना नहीं। जो मगर है उसके मुकाबले घड़ियाल वो अलग है, उसका मतलब चोंच जैसा छोटा मुँह होता है। एक बार यूपीएससी ने कुछ प्रश्न भी पूछा था, वीडियो पॉज़ करके देख लेना। वैसे मित्रों यूपीएससी का फॉर्म निकल चुका है लेकिन उसको भरते वक़्त ये आधार कार्ड, मार्कशीट का नाम मैच नहीं हो रहा है, ओबीसी मेरा सर्टिफ़िकेट वैलिड है कि नहीं। कोई भी डाउट हो, फ्री में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं नीचे गूगल फॉर्म से एंड वी विल हेल्प यू।
अभी समुद्र में जाते हैं। समुद्र में कुछ होते हैं मेमल्स, मतलब सस्तन, व्हेल, डॉल्फिन, डुगोंग्स, वॉलरस एंड सील्स। और सामने कुछ होंगे नॉन मैमल, मतलब जो सस्तन नहीं है, जैसे सनफिश और भी मछलियां हैं। सनफिश मतलब ये भी काफ़ी बड़ी सी मछली है, 500 किलो का इसका वजन हो सकता है। ये जापान के अंदर एक एक्वेरियम में रखी थी और कुछ दिनों से वहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं आ रही थी, तो इसने खाना पीना छोड़ लिया। अब वहाँ पर जो केयर टेकर थे उनको लगा कि इसको ऑडियंस के बिना बेचैनी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, आप ये देखो, ये सब टी शर्ट वगैरह लगा के कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स लगा दिए ताकि इसको ऐसी अनुभूति मिले कि भाई सामने लोग हैं, कंपनी है। तो फिर अब उसने वापस खाना शुरू कर दिया है। तो सनफिश, मुझे तो ये इंस्टाग्राम के वो रील मेकर जैसी लगी कि भाई जब तक ऑडियंस नहीं है वो बेचैन हो जाते हैं। इधर से भी एक ट्राई करो। खैर, अब आखिरी मुद्दा बचता है, रोल ऑफ एनिमल्स इन डिप्लोमेसी। नेपाल के सीएम बोल रहे हैं कि देखिए हमारे देश में ये जो टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और हर साल 40-50 लोगों को ये तो मार देते हैं। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बचाना है, तो इनको, हमारे टाइगर्स को किसी और देश को गिफ्ट में दे देते हैं, बेच देते हैं, इनसे अभी हमको छुटकारा चाहिए। अब ये जो गरीब देश हैं ये ऐसा ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ये पहला भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहाँ पर भी उन्होंने कानून बनाया कि जो अमीर लोग हैं वो ऐसे शेर, चीते, जो भी उनको पालना है वो पाल सकते हैं, बस लाइसेंस फी सरकार को दे दो। मतलब इनको बस मोनेटाइज करना है कि कैसे हम इस पैसा कुछ निकालें इसमें से। एनिमल गिफ्ट डिप्लोमेसी का नेहरू जी ने भी उपयोग किया था। एक बार जापान को उन्होंने एक हाथी गिफ्ट में दिया था जिसका नाम था इंदिरा। चाइना भी पांडा देता है लेकिन वो गिफ्ट के रूप में नहीं देता, लोन के रूप में देता है। तो जैसे चाइना ने अपने कुछ पांडा अमेरिकन जूस को लोन में दिए थे, लेकिन जब उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई, खासकर 2020 में कोरोना के दौरान, तो फिर उन्होंने पांडा वापस भी ले लिए। तो वो ऐसा गिफ्ट देते हैं पर ले भी लेते हैं। शिकार डिप्लोमेसी, पाकिस्तान में ये जो बस्टार्ड नाम के पक्षी पाए जाते हैं, तो दुबई के शेखों को वो पैसा लेके सरकार अनुमति देती है, पाकिस्तान की सरकार अनुमति देती है, तुमको दे दनादन जितना शिकार करना है, 100, 150, 500 जितने मारने मार दो। अब प्रश्न ये, शेखों को ये क्यों मारने का शौक चढ़ा है? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये जो बस्टार्ड पक्षी का मांस खाएंगे तो वो एफ्रोडीजियक है, मतलब उससे अपनी मर्दाना ताकत और बढ़ जाएगी। नेपाल ने खुद भी, जो अंग्रेज़ों का ज़माना था उसके बाद का ज़माना था, ब्रिटिश हुकूमत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए नेपाल के राजाओं ने ब्रिटिशरों को वहाँ पर शिकार के लिए वो इनवाइट करते थे। क्योंकि उस ज़माने तक ये ब्रिटिशर्स ने भारत में तो इतने टाइगर मार दिए थे कि बहुत कम बचे थे, तो फिर वो नेपाल में जाके शिकार करते थे। तो ये शिकार डिप्लोमेसी हुई। रिलोकेशन, केन्या और नामीबिया से भारत ने कुछ चीते मंगवाए हैं, आप जानते हैं। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। देखिए नॉर्मली जब भी कोई हाथी को मार के उसका हाथी दांत चुराते हैं ये शिकारी पोचर्स, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, तो एक इंटरनेशनल साइट्स कन्वेंशन है, वो ये कहता है कि जो टस्क या आइवर या हाथी दांत है, सरकार ने जब्त किए तो उसको नीलामी नहीं करना है, उसको जला देना है। जस्ट लाइक ये बिहार और गुजरात में दारूबंदी है, तो पुलिस ने दारू पकड़ा तो इसको फिर किसी और राज्य को बेचना नहीं है, इसको फोड़ के मतलब फेंक देना है, नष्ट कर देना है। तो यही साइट कन्वेंशन के अंदर लिखा है। अब ये जो नामीबिया की सरकार है उसने ऐसे बहुत सारे हाथी दांत पकड़े थे और वो चाहते थे कि हम इसे किसी विदेश को बेच दें ताकि हमको कुछ पैसा, क्योंकि ये सारे गरीब देशों, मैंने आपको बताया कि ये अपने एनिमल रिसोर्सेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो भारत को उन्होंने ऐसे, जो होता है क्विड प्रो क्वो, मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाओ, कि हम आपको नामीबिया के चीते गिफ्ट करते हैं, लेकिन ये साइट कन्वेंशन का जो अगला अधिवेशन हो उसमें ऐसा जो भी वोटिंग चले आप ये कह देना कि हाँ, जो भी जब्त किया हाथीदांत बेच सकते हैं। एक प्रकार से हमको एनओसी दिलवा दो। तो सरकार ने, भारत सरकार ने या तो फेवर में तो वोट किया या नहीं, पर शायद एब्सटेन रह के भी इनकी कुछ तो मदद की थी। तो ये इंटरनेशनल एथिक्स में मतलब कितना सही है, आप सोचो। खैर, मेंस एथिक्स और निबंध में जब हम कुछ ऐसा केस स्टडी या एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 बातों का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, और जो पेपर चेक कर रहा है वो प्रोफेसर को थोड़ा डाइजेस्टेबल, रिलेटेबल होना चाहिए कि भाई बात हजम हो रही है। अब ये जो नामीबिया वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो रेलेवेंट है कि
अपने प्राकृतिक संसाधन, अपनी डिप्लोमेसी क्या ज़रूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें तकलीफ क्या होगी कि चीते तक तो बात समझ आएगी। बाद में ये हाथी दाँत का बेचना था, ये वो आप कहानी लिखने जाओगे, आपका एक पैराग्राफ इसी में वर्ड लिमिट चला जाएगा। तो लिखने समझाने में बहुत शब्द चले जाएँगे, वो प्रोफ़ेसर को जल्दी क्लिक नहीं हो पाएगा। तो क्या ये लिखने लायक एग्ज़ाम्पल है? जवाब है नहीं। तो पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि भाई ये इतना ज़ोरदार नहीं है। लेकिन मंथन के नागरिक चेतना के लिए भी तो कुछ पढ़ना चाहिए। दूसरा, ये जो सनफिश थी जिसको ऑडियंस नहीं मिली तो खाना छोड़ दिया, ये भी ऐसी चीज़ है कि ये ज़्यादा फेमस और रिलेटेबल नहीं है, वो प्रोफ़ेसर जो इसको चेक कर रहा होगा। तो इसको भी लिखने समझाने का कोई मतलब नहीं है मेंस में। इसके मुकाबले ये जो बस्टार्ड वाला था, ये सही एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि ये कई बार अखबारों में आ चुका है कि पाकिस्तान कैसे दुबई के शेखों से पैसा लेके उनको शिकार की छूट देता है। और प्रोफ़ेसर ने अगर ना भी पढ़ा हो तो भी वो उसको बात तो हज़म हो जाएगी, ये पाकिस्तान ऐसा ही करता है, ये इनको पैसों की तकलीफ़ होती। तो इट इज़ जस्ट लाइक आप जो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, ये जो भी एमसी स्टैन या एमी वे बंटा इन्होंने भारत की म्यूज़िक को आगे ले गए हैं, वो रिलेट नहीं कर पाएगा प्रोफ़ेसर। आप लिखो कि ए आर रहमान ने आगे ले गए हैं और ऑस्कार में ये वाला अवार्ड मिला था, देन इट इज़ रिलेटेबल टू हिम। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। वापस अगर प्रीलिम की बात करूँ तो 26 जनवरी रविवार को तैयार हो जाना, सुबह 11 बजे से 1 बजे 2 घंटे की 100 क्वेश्चन की टेस्ट होगी, जस्ट लाइक यूपीएससी प्रीलिम होती है। यूआईपीएमटी है, फ्री में आप दे सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी है आपके साथ। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.